हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू माय चैनल। तो आज हम एनसीईआरटी क्लास 4 के चैप्टर नंबर 16 को पढ़ेंगे, जो है चू चू करती आई चिड़िया। तो ये जो चैप्टर है वो सीटेट के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इसके जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को है उस पर हम ज़्यादा डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि क्या दिया है इस चैप्टर में। बाल मंदिर भावनगर 13 अप्रैल 1936 में एक ये पत्र लिखा गया है बच्चों के लिए, जो किसके द्वारा लिखा गया है। तो यहाँ पर जिन्होंने पत्र लिखा है उनका नाम भी दिया है, वो है गिरजू भाई बदेक के द्वारा ये पत्र लिखा गया था। यहाँ पे दिया है गिरजू भाई का आशीर्वाद बच्चों के लिए। तो इसमें उन्होंने पक्षियों के बारे में लिखा है। तो चलिए देखते हैं, इस चैप्टर से पक्षियों के बारे में ही पूछा जाएगा। देखते हैं क्या दिया है। प्यारे बच्चों, दोपहर के ठीक 3 बजे हैं, आकाश में एक भी बादल नहीं है, सूरज तेज चमक रहा है। तो वो उस वक्त के समय को बताते हैं जब वो पत्र लिख रहे हैं। गौरैया, फाख्ता, शकरखोरा सब अपनी अपनी जोड़ी बनाकर अपने घोंसला बनाने की तैयारी में लगे हैं। कुछ पक्षियों ने तो अपना घोंसला बना भी लिया है। कुछ घोंसलों में अंडों से बच्चे भी निकल आए हैं। उन नन्हे बच्चों के माँ बाप उन्हें तरह तरह के कीड़े और अन्य चीज़ें खिलाने में व्यस्त हैं। तो यहाँ पे क्या है कि चिड़ियों को क्या खिलाया जाता है? कीड़े खिलाए जाते हैं। हमारे आंगन में भी फाख्ता का एक बच्चा हुआ है। उसके घोंसले में अभी एक अंडा और पड़ा है। लगता है उसकी माँ ने उसे अभी ठीक से सेया नहीं है। अब यहाँ पे अध्यापकों के लिए दिया है कि गिरजू भाई बदेक कहाँ से थे? गुजरात से थे। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछ सकता है कि गिरजू भाई बदेक कहाँ से थे? तो कहाँ से थे? वो गुजरात से थे। वे बच्चों के लिए मज़ेदार किस्से, कहानियाँ और पत्र लिखते थे। उनके द्वारा बच्चों को लिखे इस पत्र में आसपास के पक्षियों के बारे में बताया गया है। इस पत्र को पढ़ने के बाद बच्चों को अपने आसपास के पक्षियों को देखने के लिए प्रोत्साहित करें तथा उन पर चर्चा करें। तो ये पत्र पढ़ने के बाद बच्चे से हम चर्चा करेंगे कि वो अपने आसपास के पक्षियों को देखें, उनका अवलोकन करें और उसके बारे में चर्चा करें। उनसे हम पूछ सकते हैं कि आपके आसपास कौन कौन से पक्षी हैं, आते हैं, आपके घर में कोई पक्षी आती है? तो ये सारे प्रश्न पूछ सकते हैं। उसके बाद दिया है कि गोपाल भाई के घर वाली सड़क के किनारे बहुत सारे पत्थर हैं। इन पत्थरों के बीच खाली जगह में कलचड़ी, जिसे हम क्या कहते हैं, इंडियन रॉबिन कहते हैं, ने अंडे दिए हैं। तो ये कहाँ पर अंडे देती है? पत्थरों के बीच में। बच्चू भाई ने मुझे वह जगह दिखाई थी। मैंने दूरबीन से घोंसले में देखा। घोंसला घास से बना है, उसके ऊपर पौधों की नाजुक टहनी, जड़ें, ऊन, बाल, रुई सब बिछा है। तो ये भी प्रश्न आ सकता है कि घोंसला किससे बनाते हैं? जो भी पक्षी हैं वो घोंसला किससे बनाती हैं? तो टहनी, जड़ें, ऊन, बाल, रुई ये सब बिछा कर के घोंसला बनाते हैं। अब क्या है कि कलचड़ी का घोंसला ऐसा ही होता है। कलचड़ी का घोंसला कैसा होता है? ऐसा होता है। आखिर उसके बच्चों को आरामदायक घर और बिस्तर चाहिए ना। कलचड़ी कौवे जैसी नहीं है। कौवे के घोंसले में तो लोहे के तार और लकड़ी की शाखाएं जैसी चीज़ें होती हैं। अब देखो आपकी कौवे के घोंसले में क्या होता है? लोहे के तार और लकड़ी जैसे शाखाएं होती हैं कौवे के घोंसले में। ये कौवा है और ऊपर का जो चित्र था उसमें क्या था? कलचड़ी। कलचड़ी के घोंसले में मैंने एक बच्चा भी देखा। वह अपनी चोंच फाड़कर बैठा था। उसकी चोंच अंदर से लाल थी। कुछ देर बाद कलचड़ी कहीं से उड़कर आई और बच्चे के मुंह में कुछ रखा। शायद कुछ छोटे छोटे कीड़े होंगे। तब तक शाम हो गई और कलचड़ी भी अपने बच्चे के साथ घोंसले में बैठ गई। फिर दिया है कोयल के बारे में कि तुम जानते हो कोयल बहुत मीठा गाती है, पर क्या तुम्हें पता है वह अपना घोंसला बनाती नहीं है, वह कौवे के घोंसले में अंडे दे देती है। कौवा अपने अंडों के साथ कोयल के अंडों को भी सेता है। तो कौवा किसके अंडों को भी सेता है? कोयल के अंडों को भी सेता है। फिर दिया है नज़दीक में एक छोटा सा पेड़ है, उसकी एक डाल से घोंसला लटका हुआ है। पक्षियों में भी कितना अंतर है। कौवा पेड़ की ऊंची डाल पर घोंसला बनाता है, जबकि फाख्ता कैक्टस के कांटों के बीच या मेहंदी के
मेड़ में घोंसला बनाते हैं और गौरैया आमतौर पर घर में या आसपास दिखाई देती हैं। वह कहीं भी घोंसला बना लेती हैं, अलमारी के ऊपर, आईने के पीछे या घर की दीवार के आले पर। तो क्या था कि हमने पहले क्या देखा कि जो कलचीड़ी है वो कैसे घोंसला बनाती है। वो 2 पत्थरों के बीच में घोंसला बनाती है। किससे बनाती है? तो जड़ों से, पौधों के टुकड़ों से, रुई से, ऊन से, टहनियों से। फिर जो कौवा होता है वो लोहे की तार वगैरह से घोंसला बनाता है। फिर क्या दिया है यहाँ पर? कौवा पेड़ की ऊंची डाल पर घोंसला बनाता है, जबकि फाख्ता कैक्टस के कांटों के बीच में या मेहंदी की मेड़ में घोंसला बनाती है फाख्ता। और गौरैया आमतौर पर घरों के में आसपास जो भी जगह है वहाँ पर घोंसला बनाती है। फिर दिया है कि कबूतर भी ऐसे ही अपना घोंसला बनाता है पुराने मकान या खंडहरों में। बसंत गौरी जो गर्मियों में टुक टुक करते रहते हैं, पेड़ के तने में गहरा छेद बनाकर उसमें अंडे रखते हैं। तो बसंत गौरी किस में घोंसला बनाती है? तो पेड़ के तने में। दर्जीन चिड़िया या का तो जैसा नाम वैसा काम। वह अपनी नुकीली चोंच से पत्तों को सी लेती है और उसके बीच में बनी थैली को अंडे देने के लिए तैयार करती है। तो ये देखो आप, नाम इसका क्या है? दर्जिनी चिड़िया। दर्जिन चिड़िया यानी दर्जी का काम क्या होता है? कपड़े सिलने का। वैसे ये क्या करती है? अपने ये नुकीले चोंच से 2 पत्तों को ऐसे सिल लेती है वो, और उसके बीच में वो अंडे अपने देती है। दर्जिन फिर क्या है? थैली में अंडे देने के लिए तैयार करती है। यही उसका घोंसला होता है। अब शक्कर खोरा किसी छोटे पेड़ या झाड़ी की डाली पर अपना लटकता घोंसला बनाते हैं। तो ये क्या करते हैं? किसी छोटे पेड़ या डाली पर अपना लटकता हुआ ये घोंसला बनाते हैं। ये तो वीवर पक्षी यहाँ पे है शक्कर खोरा का। ये शक्कर खोरा का है। उसी शाम हमने एक डाल से टंगा शक्कर खोरा का घोंसला देखा। क्या तुम जानते हो कि यह घोंसला किन चीज़ों से बनता है? घोंसले में बाल, बारीक घास, पतली टहनियाँ, सूखे पत्ते, रुई, पेड़ की छाल के टुकड़े और कपड़ों के चिथड़े होते हैं। यहाँ तक कि मकड़ी के जाल भी होते हैं। मैंने दूरबीन से देखा, उस घोंसले में एक बच्चा भी था। घोंसले की एक तरफ छोटा सा छेद था। वहीं पर बच्चा बैठा था अपनी माँ और खाने के इंतज़ार में। उसको और काम भी क्या होगा खाना और सोने के अलावा। क्या तुम वीवर पक्षी के बारे में जानते हो? तो ये था वीवर पक्षी के बारे में। तो क्या तुम वीवर पक्षी के बारे में जानते हो? सभी नर वीवर पक्षी अपने अपने घोंसले बनाते हैं। मादा वीवर उन सभी घोंसलों को देखती है, उनमें से जो उसे सबसे अच्छा लगता है उसमें ही वह अपने अंडे देती है। तो ये वीवर पक्षी जो है वो घोंसले बनाते हैं। ये भी कुछ टंगे हुए घोंसले की तरह ही है। और मादा पक्षी को जो भी घोंसला पसंद आता है उसमें जाकर के वे अपने अंडे देती है। आजकल सब पक्षी बहुत व्यस्त हैं। घोंसले बनाना और अंडे देना यह तो पहला कदम है। बड़ी मेहनत से बनाए गए घोंसले में बच्चों को ठीक से पाल कर बड़ा करना बहुत मुश्किल काम है। पक्षियों के कई दुश्मन भी हैं, जैसे मनुष्य और दूसरे जानवर भी। कौवे, गिलहरी, बिल्ली और चूहे मौका देखते ही अंडे चुरा लेते हैं। कई बार घोंसले भी तोड़ देते हैं। इन सब से बचकर रहना, खाना खोजना, घोंसला बनाना, अंडे सेना और बच्चों को पालकर बड़ा करना, यह हर एक पक्षी की परीक्षा है। फिर भी ये खुलकर गाते हैं और पंख फैलाकर उड़ते हैं। तो इससे हम बच्चों को ये सिखा सकते हैं कि इतनी समस्या होने के बाद भी ये कितने खुश रहते हैं, गाते रहते हैं और पंख फैलाकर आसमान में उड़ते रहते हैं। तो वैसे ही हमारी लाइफ में भी अगर कोई समस्या आती है तो हम उसे उतना सीरियस ना लें, समस्या को सॉल्व करें हम, लेकिन अपने ज़िंदगी को उसमें एकदम बर्बाद ना करें और खुश रहने की कोशिश करें। बच्चों को हम इससे ये सिखा सकते हैं और पक्षियों के प्रति उन्हें संवेदनशील हम बना सकते हैं कि ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। अगर कोई पक्षी है तो उसके अंडों को हमें नहीं छूना चाहिए, वहाँ पक्षियों को डराना नहीं चाहिए, जबकि उन्हें हमें दाने देने चाहिए, उनकी मदद करनी चाहिए और उनके घोंसलों को तोड़ना नहीं चाहिए।
तो बच्चों को ये पत्र लिखा है किसने? गीजू भाई बदेख ने, जो कहाँ के हैं? गुजरात के हैं। तो इसमें जो भी पॉइंट्स आए हैं, जैसे कि कौन सी पक्षी किस तरह का घोंसला बनाती है, कहाँ पर रहती है, जैसे कलचिड़ी है तो उसके बारे में बताया गया, जैसे इंडियन रॉबिन कहते हैं कि ये बताया गया कि वो 2 पत्थरों के बीच में अपना घोंसला बनाती है, और जो कौवे हैं वो तार से, लोहे की तार से अपना घोंसला बनाते हैं। तो ऐसे कुछ चीज़ें जो बताई गई हैं पक्षियों के बारे में, उन्हीं से प्रश्न पूछे जाते हैं सीटेट में। और गीजू भाई बदेख के बारे में पूछा जाएगा तो वहाँ पे बताया गया है कि गीजू भाई बदेख कहाँ से थे? गुजरात से थे, और उन बच्चों से बहुत प्यार था। और एनसीएफ में भी हम जब वो राष्ट्र जो भी क्या बोलते हैं आयोग वगैरह के बारे में यदि हम पढ़ेंगे, आपने पढ़ा होगा सीडीपी में, तो उसमें आप देखेंगे कि गीजू भाई बदेख का एक लॉ है, उन्होंने भी अपना शिक्षा में बच्चों के लिए योगदान दिया है, जिसमें कि उन्होंने बस्ता भारी ना हो जाए ऐसा कुछ करके अपना पॉइंट रखा है। तो उन्होंने मतलब बच्चों की शिक्षा पर ज़्यादा ध्यान दिया है, जैसे कि उन्होंने ऐसा बताया है कि जो शिक्षा होनी चाहिए वो बाल केंद्रित होनी चाहिए, शिक्षा केंद्रित नहीं होनी चाहिए। बच्चों के अंदर करुणा, प्रेम, नैतिकता का भाव हमें शिक्षा के द्वारा विकसित करना चाहिए और उन्हें एक अच्छा इंसान बनना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें ये अपने पॉइंट्स रखे हैं उन्होंने एजुकेशन के लिए। फिर गीजू भाई बदेख ने यह पत्र कितने साल पहले लिखा था, ये सारे छोटे छोटे प्रश्न हैं। उसके बाद यहाँ पे दिया है कि एक पक्षी ऐसा जिसकी दुम पर पैसा, सिर से दुम तक दिखे नीला ही नीला, संकेत राष्ट्रीय पक्षी। तो यहाँ पे ये एक बूझो और पहचानो जैसा एक पहेली है, वो हम पूछ सकते हैं। तो ये और इसका संकेत भी हम बता सकते हैं राष्ट्रीय पक्षी। तो बच्चों को इससे पता चलेगा कि राष्ट्रीय पक्षी क्या होता है। तो ये क्या है? मोर है। फिर यही सारे कुछ प्रश्न दिए गए हैं जो बच्चों से पूछने हैं, जो भी हमने पढ़ाया है उसके माध्यम से पढ़ाने के बाद हम पूछ सकते हैं। उसके बाद दिया है कि पक्षी केवल अंडे देने के लिए घोंसला बनाते हैं, जब अंडों से बच्चे निकल जाते हैं तो वे घोंसला छोड़कर उड़ जाते हैं। सोचो कैसा होता अगर हमें भी अपना घर छोड़कर कहीं चले जाना पड़ता जब हम चलने बोलने लगे तो यहाँ पर क्या दिया है कि पक्षी केवल अंडे के लिए घोंसला बनाते हैं, और जब बच्चे उसमें से निकल जाते हैं तो वो घोंसला छोड़ कर के चले जाते हैं। दूसरे जानवर भी अलग अलग जगहों पर रहते हैं, कुछ ज़मीन पर तो कुछ ज़मीन के नीचे, कुछ पेड़ों पर तो कुछ पानी में रहते हैं। आओ करें कुछ मज़ेदार। तो यहाँ पे कोई एक्टिविटी दी है कि कक्षा में बच्चे 3 समूह में बँट जाएं। हर एक बच्चा एक जानवर का चित्र बनाए और उसमें रंग भरे। चित्र पूरा होने पर उससे अलग काट लें। अब पहले समूह के बच्चे एक बड़े चार्ट पर भूरा रंग करें और उस पर छोटी छोटी घास, मिट्टियाँ, ये सारी चीज़ें दिखाएं। तो ऐसे कोई एक्टिविटी है जो बच्चों को करवाई जा सकती है। फिर क्या दिया है कि पक्षियों के पंजे, जैसे काम वैसे पंजे। पानी में तैरने वाले पक्षियों के पंजे कैसे होते हैं, फिर टहनियों के पकड़ने के लिए इनके पंजे ऐसे होते हैं, शिकार पकड़ने के लिए, पेड़ पर चढ़ने के लिए और ज़मीन पर चलने के लिए कैसे कैसे उनके पंजे होते हैं अलग अलग तरह के। तो ऐसे बच्चों से हम चित्र बनवा सकते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि उसका प्रिंट, अगर ऐसी चीज़ें बोली नहीं जाती हैं कि पैसा अधिक खर्च हो इसमें लेके, तो इसलिए हम बोर्ड पे बना देंगे, या फिर हम खुद ही बच्चों का बनाने में उनकी मदद करेंगे अगर वो ये डायग्राम उनको बनाने में थोड़ी डिफ़िकल्टी आ रही हो तो, या इजी वे में हम बनाने की कोशिश करेंगे, जिससे कि बच्चे ये जानेंगे कि किस तरह के अलग अलग तरह के पंजे होते हैं सभी पक्षियों के, जो कि अलग अलग काम आते हैं। जैसे पानी में रहने वालों के लिए कैसे होते हैं, टहनियों पेड़ों पे रहने वालों के लिए उस हिसाब से इनके पंजे बने होते हैं। पक्षियों के चोंच जैसा खाना वैसी चोंच, मांस चीरने फाड़ने के लिए, लकड़ी के में छेद करने के लिए, फूलों का रस चूसने के लिए, कीचड़ में छानबीन करके कीड़े खोदकर निकालने के लिए, बीजों को दबाकर तोड़ने के लिए और काटने के लिए अलग अलग तरह के चोंच होते हैं। जानवरों के दांत, तुमने देखा होगा कि जानवरों के दांत अलग अलग तरह के होते हैं। गाय के आगे के दांत छोटे और
पत्तों को काटने के लिए होते हैं। घास चबाने के लिए पीछे के दांत चपटे और बड़े होते हैं। बिल्ली के दांत नुकीले होते हैं जो मांस फाड़ने और काटने के काम आते हैं। फिर क्या है कि सांप के दांत होते तो नुकीले हैं, पर वह अपने शिकार को चबाकर नहीं खाता बल्कि पूरा निगल जाता है। गिलहरी के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं। दांतों से काटने और कुतरने के कारण इनके दांत घिसते रहते हैं। आओ अपने दांतों के बारे में कुछ बातें पता करके लिखो। तुम्हारी उम्र, अपना उम्र लिखना है। तुम्हारे मुंह में कुल कितने दांत हैं, तुम्हारे कितने दांत टूट गए हैं, कितने नए आए हैं, तुमने दूध के दांत, तुम कितने दूध के दांत टूटे हैं और उसकी जगह नए नहीं आए हैं। ऐसी चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं। फिर है दांतों के बारे में कुछ और जानो। अपने दोस्तों के दांत देखो, क्या दांत अलग अलग तरह के हैं। सामने और पीछे के एक एक दांत का चित्र बनाओ कॉपी में। क्या तुम इन दांतों में कोई अंतर देख सकते हो। अब मनुष्य के भी जो दांत होते हैं वो अलग अलग तरह के होते हैं। जैसे कुछ चबाने के लिए होते हैं, कुछ फाड़ने के लिए होते हैं, कुछ काटने के लिए होते हैं, कुछ तोड़ने के लिए। ऐसे उनके भी दांत जैसे अलग अलग तरह के अलग अलग हिस्से में होते हैं, जो कि वो साइंस में आगे जाएंगे तो पढ़ेंगे। उसके पहले यहाँ पर उन्हें ये बता दिया गया है कि जानवरों में उनके खाने के हिसाब से अलग अलग तरह के उनके भी दांत होते हैं। फिर इस पाठ में सभी चित्रों के लिए आभार। पर्यावरण शिक्षा केंद्र अहमदाबाद को जाता है। कल्पना करो और बताओ। तो यहाँ पर भी कुछ कल्पना करने के लिए कहा गया है कि तुम्हारे सामने के ऊपर और नीचे के दांत नहीं हैं, तुम अमरूद कैसे खाओगे, करके दिखाओ। तो ये सारी एक्टिविटीज़ हम बच्चों से करा सकते हैं। इससे उन्हें पता चलेगा कि कौन से दांत का काम काटने का होता है, कौन से दांत का काम चबाने का होता है। जो पक्षी आपके घर के आसपास सबसे ज़्यादा दिखाई देता हो उसका चित्र बनाओ और उसके शरीर के भागों के नाम भी लिखो। तो बस ये था इस चैप्टर में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट था, तो वो था गीजू भाई बदेक का जो पत्र था, उसमें जो चिड़ियों के बारे में, पक्षियों के बारे में दिया था वो था। और ये भी आप देख सकते हैं कि कुछ अलग अलग जानवरों के दांत हैं वो किस तरह के होते हैं। तो यही था इस चैप्टर में। अगर आपको अच्छा लगा हो ये चैप्टर, इसका एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो, तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं और हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।